हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो एक विषय है वो ये कि सप्तमेश उच्च राशिस्थ होने के बावजूद भी जो विवाह है उसके होने में चुनौतियाँ खड़ी होती हैं और अक्सर बात बनते-बनते रुक सी जाया करती है। तो सबसे पहले तो इस बात की पुष्टि करनी है कि कुंडली में विवाह की संभावनाएँ बनती हैं या नहीं? और दूसरी चीज़ कि जो चुनौतियाँ कुंडली में बन रही हैं, वो आखिरकार बन क्यों रही हैं? तो चलिए, एक-एक करके सारे पहलू जो हैं इस कुंडली के, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो 3 नंबर से ये लगन कुंडली बनती हुई नज़र आती है, जिसमें 0 डिग्री के आसपास का लगन जो है उदित होता है मृगशिरा नक्षत्र से। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल संबंध जो है उनका भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध, केतु इन सब से और साथ ही साथ शनि और राहु का प्रभाव लिए हुए हैं। ऐसे स्थिति में ये दो राय नहीं कि जातिका जो है वो काफ़ी ही ब्रिलियंट माइंडेड होंगी, क्योंकि जो सोचने का ढंग है उसका संबंध बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित हो रहा है। अब अगर हम सप्तम को समझने की कोशिश करें तो सप्तम भाव जो है उसमें 0 डिग्री का ही हमें धनु राशि में देखना है। धनु राशि में जब हम 0 डिग्री देखेंगे तो वहाँ पे हमें मूला नक्षत्र, केतु का नक्षत्र नज़र आएगा। केतु का नक्षत्र होने की वजह से ये बात तो क्लियर हो गई कि चीज़ें जो हैं उसमें थोड़ा-सा एक या तो आध्यात्मिक मिक्सचर होगा या किसी प्रकार से कुछ पेंडिंग कर्म का कनेक्शन साझेदारी में या पार्टनरशिप में रहता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि केतु जो है वो मोक्षदायक ग्रह माने जाते हैं। केतु की मौजूदगी भी भाग्य भाव में ही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये एक फैक्टर तो बनेगा कि मैरिज जो है वो भाग्य से होगी। दूसरी चीज़ ये कि मैरिज की जो आत्मा है वो अपने से 3 घर आगे है। इसका मतलब है कुछ साहस पराक्रम जो कि तीसरा भाव दर्शाता है, उसकी कहीं न कहीं एक उपस्थिति ज़रूर जीवन में रहेगी। विवाह के अंदर विवाह के होने में थोड़ा-सा ज़्यादा एक चुनौती इस बात से भी कही जा सकती है कि जो नक्षत्र स्वामी हैं सप्तम भाव के, वो अपने से 3 घर आगे और शनि की राशि में बैठ के शनिवत प्रभाव करते हुए नज़र आते हैं। अब अगर हम बात करें कुंडली के सप्तमेश की, जो कि गुरु हैं, वो वक्र अवस्था में हैं, जो कि 50% सेकंड हाउस में ही और 50% लगन में माने जाएँगे। क्योंकि सप्तमेश का प्रभाव लगन में होता हुआ नज़र आता है 50% पर, तो ये कहीं न कहीं सपोर्ट करता है फॉर द मैरिज कि हाँ, विवाह हो जाएगा। अपने भाव से सबसे पहले तो अष्टम में जाके बैठना चीज़ों को डिले करता है। दूसरी तरफ चीज़ों को देखें तो अष्टमेश शनि जो है उसका प्रभाव भी कुंडली में कहीं न कहीं अष्टम भाव से, क्योंकि विवाह के सुख यानी कि अगर हम बात करें जो 8th हाउस होता है, 7th से 2nd फीडिंग ऑफ द मैरिज, उसके स्वामी बन के शनि देव जो है, एक तो शत्रु राशिस्थ है, दूसरा मंगल सूर्य केतु से पीड़ित है। इस अवस्था में कहीं न कहीं चीज़ों में देरी होना, कुछ परेशानियाँ आना, ये लाज़मी है। फिर वही चीज़ हो रही है कि अष्टम का स्वामी जो है वो अपने से अष्टम हो रहा है, चीज़ों को डिले कर रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो शनि और सूर्य के बीच में एक परिवर्तन योग कार्य कर रहा है। ऐसे स्थिति में कहीं न कहीं जो शनि हैं वो कुंडली के नवम भाव में भी माने जाएँगे और ऐसे स्थिति में परिवर्तन योग के होने के कारण अष्टमेश जो है वो भी हमें एक सपोर्ट प्रदान करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ दूसरा फैक्टर। ये इस बात को इशारा करता है कि हाँ, विवाह हो जाएगा। एक चीज़ तो ये हुई। अब दूसरी एक और बात को समझिए कि इस कुंडली में लगन से हमने देखा सप्तम और सप्तमेश की स्थिति। नवांश में अगर हम देखें तो फिर गुरु जो है वो शनि के साथ जा रहे हैं 12वें भाव में और बुध की राशि में बैठे हुए हैं।
बुध की राशि में बैठने से कहीं न कहीं गुरु थोड़े से कमज़ोर से पड़ते हुए नज़र आते हैं क्योंकि शत्रु क्षेत्री है और दूसरी तरफ बुध जो है वो छठे भाव में नीच राशिस्थ नज़र आते हैं। ऐसे स्थिति में बुध का नीच भंग हो रहा है, जो कि एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि विवाह D9 के चार्ट में जो भाग्य का स्वामी बन रहे हैं बुध, उनका नीच राशिस्थ होके फिर नीच भंग करना, ये भी एक प्रकार की जीवन में चुनौतियों को दर्शाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सूर्य से गुरु की जो प्लेसमेंट है, तो वो काल चक्र के अंदर कहीं न कहीं एक नृत्य कोण में बसी हुई है, कर्स ऑफ गॉड में बसी हुई है, जिसका प्रभाव गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। क्योंकि गुरु इस कुंडली में सप्तम और दशम के स्वामी हैं, तो ऐसे स्थिति में ये जो कर्स का प्रभाव है, ये जीवन के अंदर कहीं न कहीं साझेदारी, विवाह और कार्य क्षेत्र में स्वयं के स्टेटस, क्योंकि 10th हाउस हमारा स्टेटस है, उसको प्रभावित करता हुआ नज़र आता है। गुरु का वक्री होना और उसका थोड़ा पीछे हटना, लगन की तरफ 50% आना, ये इस परेशानी से भी कुछ हद तक बाहर निकालता हुआ दिखाई देता है। और इसी प्रभाव से देखें तो शनि और सूर्य के बीच के परिवर्तन में जब ये सूर्य कहीं न कहीं तृतीय भाव में वापस जाएँगे, ऐसी स्थिति में गुरु के ऊपर जो एक प्रकार का कर्स है, वो हटता हुआ भी नज़र आता है। इसीलिए यहाँ पे संभावनाएँ कही जा सकती है कि विवाह हो जाएगा। जो मेजर फैक्टर है वो यही कि इस कुंडली में सबसे पहले जो गुरु हैं, उनका कर्स में आना। दूसरा, अगर हम उपपदा लगन को देखें तो उपपदा लगन से सेकंड हाउस में उपपदा लगन जो है वो यहाँ 4 नंबर की राशि में है, जिसके स्वामी चंद्रमा नीच राशिस्थ हो रहे हैं। इसीलिए विवाह के सुख में कुछ कमी नज़र आती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठे हैं और मंगल उनसे तकरीबन 4 घर आगे बैठे हैं, वो नीच भंग हासिल कर लेंगे। दूसरी चीज़, उपपदा लगन से नेक्स्ट हाउस के अंदर शनि और राहु का प्रभाव है। क्योंकि शनि का प्रभाव है, तो वो फिर चीज़ों को डिले करता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो उपपदा लगन के कंसेप्ट से भी विवाह में देरी होना, कुछ चुनौतियाँ उत्पन्न होना, ये इस कुंडली में नेचुरली नज़र आता है। एक अनुभव और रहा है, अगर उसको देखें तो जब कभी भी कुंडली के नवम भाव में अत्यधिक ग्रह बैठे हुए दिखाई दिए हैं, तो जीवन में किसी न किसी रूप में चुनौतियाँ, संघर्ष की मात्रा भी बढ़ी हुई नज़र आई है हमेशा ही। एक चीज़ और, इस कुंडली के सप्तम भाव पर शुक्र का प्रभाव कहा जा सकता है और शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ पंचम भाव के भी स्वामी हैं, पूर्व पुण्य के। तो कहीं न कहीं गुरु का श्रापित होना और पंचमेश का सप्तमेश या सप्तम से जुड़ना, ये किसी प्रकार के एक कार्मिक डेब्ट के साथ कार्य का होना दर्शाते हैं। और क्योंकि एक कार्मिक डेब्ट है, तो चीज़ों को वो अपने प्रभाव के साथ जीवन में आवश्यक रूप से पूर्ण करते हुए नज़र आएँगे। धन्यवाद।